वेलकम टू सक्सेस मिशन। सक्सेस मिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के ऊपर। हिंदी भाषा वास्तव में एक समृद्ध भाषा के रूप में जानी जाती है और हमारी राष्ट्रभाषा भी है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे भाषा के संदर्भ से। भाषा कहते किसे हैं? जिससे व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, वह वास्तव में भाषा कहलाती है। आदान प्रदान माने एक व्यक्ति अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरे की बात को अपने तक लाता है। यह जो कारण बनती है वह बनती है भाषा। भाषा भाष्य धातु से मिलकर बनी है। भाष्य संस्कृत की धातु है और इसका अर्थ होता है बोलना। व्यक्ति जब भी बोलता है, बोलने से अपने भावों को अभिव्यक्त करता है, जिसके माध्यम से सामने वाला उन भावों की अभिव्यक्ति करता है, समझता है और समझने के बाद उसे प्रत्युत्तर देने की भावना रखता है। हिंदी भाषा की जो लिपि कही जाती है वह है देवनागरी लिपि, क्योंकि प्रत्येक भाषा की एक न एक लिपि होती है। ऐसी हिंदी की जो लिपि है वह है देवनागरी लिपि। अब भाषा को सुव्यवस्थित करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण में कुछ नियम होते हैं और उन्हीं नियमों के संदर्भ से व्याकरण एक संपन्नता को प्राप्त होता है। उसी के संदर्भ से यहाँ पर कहा भाषा को सुव्यवस्थित होने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्याकरण होगी तो ही वह भाषा भाषा रूप में रहेगी, नहीं तो उसका परिणमन होता रहेगा। व्याकरण में भाषा के 3 अंग कहे गए हैं। हिंदी भाषा में 3 अंग होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला कहा वर्ण होता है, दूसरा कहा शब्द होता है और तीसरा कहा वाक्य होता है। सबसे छोटी इकाई जो है वो है वर्ण। वर्ण से मिलकर बनता है शब्द और शब्द के माध्यम से ही वाक्यों का निर्माण होता है। जो व्यक्ति वाक्य बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं और जो वर्ण बोलते हैं, निश्चित रूप से वह भाव को लिए हुए होते हैं। जो निश्चित रूप से चाहे रीट हो, एमपीटेड हो या कोई भी चीज हो, कोई भी परीक्षा हो, उनमें निश्चित रूप से इनमें से आए हुए क्वेश्चन है, देखेंगे। भाषा की मौखिक इकाई और सबसे छोटी इकाई, ध्यान देना, मौखिक इकाई क्या है और छोटी इकाई क्या है? वो है ध्वनि, क्योंकि ध्वनि ही वास्तव में मौखिक इकाई है, लिखित नहीं है। लिखित तो होगी वर्ण, परंतु जो मौखिक है, मौखिक और सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कहा ध्वनि। दूसरा, भाषा की लिखित इकाई और सबसे छोटी इकाई का अंग, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़े 3 अंग हैं भाषा के। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। अब यहाँ पर देखें, भाषा की लिखित इकाई और सबसे छोटी जो इकाई है वह कही गई वर्ण। वर्ण इसलिए कही गई क्योंकि सबसे छोटी इकाई के माध्यम से वर्ण का कोई भाव नहीं होता, परंतु वर्णों के माध्यम से जो शब्द बनता है उसका निश्चित रूप से कुछ ना कुछ भाव होता है। अर्थ के आधार पर यदि हम देखें तो निश्चित रूप से अर्थ के आधार पर सबसे छोटी जो इकाई कही जाती है वह कही जाती है शब्द। भाव और भावार्थ के आधार पर यदि हम सबसे छोटी इकाई देखें तो वह है वाक्य। यहाँ पर हमने 3 शब्द जाने, एक जाना वर्ण, दूसरा जाना शब्द और तीसरा जाना वाक्य। वर्ण तो थी सबसे छोटी इकाई लिखित रूप की। दूसरा, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई जिसको कहा वो कहा शब्द, और भाव और भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई जो कही वह कही वाक्य। अब आते हैं वाक्यों के समूह से मिलकर या वर्णों के समूह से मिलकर जो जिसका निर्माण होता है वो होती है वर्णमाला। वर्णमाला का जैसे ही निर्माण हुआ, वर्णों को व्यवस्थित समूह में लिखा गया, वर्णों को सुव्यवस्थित किया गया, वो होती है वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो है वर्ण, और वर्णों का जो समूह है अर्थात वर्णों का जो समूह होता है उसे कहा जाता है वर्णमाला। वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है, अर्थात व्यवस्थित समूह ही वास्तव में वर्णमाला कहलाता है। आइएगा देखते हैं, हिंदी में उच्चारण की अपेक्षा से मूलतया 45 वर्णमाला कही गई है या 45 वर्ण कहे गए हैं। जो सुर तो हैं 10 और 35 हैं व्यंजन। लेखन के आधार पर 52 वर्ण कहे गए हैं। इसमें यदि हम देखें 13 हैं सुर,
35 हैं व्यंजन और 4 हैं संयुक्त वर्ण। आज हम बात करेंगे सुर की। सुर वास्तव में किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जिनको बोलने में किसी की हेल्प ना लेनी पड़े, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़े, वह वास्तव में सुर कहलाते हैं। यहाँ पर हमने परिभाषा दी, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण हैं वह वास्तव में क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं सुर। आपके मन में क्वेश्चन होगा, जब आपने सुर बताई तो सुर होते कितने हैं? तो उसी के संदर्भ से कहा सुर वास्तव में 13 होते हैं, परंतु उच्चारण की अपेक्षा से इसमें भी देखें, उच्चारण की अपेक्षा से तो 10 हैं, परंतु जब इनका प्रयोग किया जाता है तो 13 वर्णों का प्रयोग किया जाता है सुर के संदर्भ से। कौन कौन से सुर हैं? तो कहा आ, ई, ओ, री, ए, आई, ओ, औ, आह। इसमें 3 पर हमने गोले लगाए हैं। क्यों लगाए हैं? क्योंकि वास्तव में ये प्रयोग के आधार पर हैं, इनका उच्चारण नहीं किया जाता, परंतु ये निश्चित रूप से किसके संदर्भ से लिए जाते हैं? प्रयोग के आधार से लिए जाते हैं। अर्थात अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रयोग के आधार पर सुर की संख्या कितनी है, तो आपको आंसर देना है 10, परंतु ध्यान देना प्रयोग के आधार पर कितनी है तो आपको आंसर देना है 13, और आपसे पूछा जाए उच्चारण के आधार पर कितनी है तो उसका आंसर होगा 10। सुरों के वर्गीकरण को जाने, गुणों के विभाजन को जाने, तो निश्चित रूप से हम इसके विभाजन को इस रूप से जान सकते हैं। सबसे पहला, मात्रा के या उच्चारण के आधार पर ध्यान, या तो कहें मात्रा या कहें उच्चारण, इसके आधार पर सुर का वर्गीकरण किया गया। इसके आधार पर 3 प्रकार से सुर का वर्गीकरण किया गया। सबसे पहला किया गया ह्रस्व। ह्रस्व माने क्या? छोटा, या कहें लघु, या कहें एक मात्रिक। ये वर्ण कौन कौन से हैं? तो कहा आ, ई, ओ, री। ये 4 वर्ण जो हैं वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इसके बाद कहा दीर्घ स्वर। दीर्घ माने गुरु, वड़ा या द्विमात्रिक जो स्वर होते हैं वह कहलाता है दीर्घ स्वर। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ और ए। ध्यान देना, ये जो 7 वर्ण हैं यह वास्तव में दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब हम बात करें पुलुत्व स्वर की। पुलुत्व क्या होता है तो इसके संदर्भ से जानना, कई बार जब हम किसी का नाम बोलते हैं तो जैसे अपन ने बोला राम, जो माँ की ध्वनि है वह बहुत दीर्घ काल तक हो जाती है। ऐसे जो वर्ण होते हैं वो होते हैं 8, अर्थात पुलुत्व जो है वो कहे गए 8। इस रूप से हमें यहाँ पर जानना चाहिए। अब मैं बात करता हूं जिब्रा के आधार पर, जो हमारी जीभ दिखाई देती है, जिब्रा के आधार से या जीभ के आधार से जो सुरों की संख्या कही है वह 3 प्रकार से कही है। एक तो कहिए अग, एक कहिए मध्य और एक कहिए पश्य। अग्र का अर्थ क्या है? आगे। जो जिब्रा के आगे से सुरों का वर्णन किया जाता है, सुरों को बोला जाता है, वह वास्तव में अग्र स्वर कहलाते हैं। अग्र स्वर में क्या क्या आएंगे तो देखें, ई। जब आप ई को बोलते हैं तो निश्चित रूप से उसमें जो जीभ है वह जीभ आगे की ओर स्पर्श होती है, अर्थात ई इसका वर्णन किया जाएगा। बड़ी ई, इसका भी अग्रभाग जो है आगे की ओर टच होता है, इसलिए वहां ए में भी अग्रभाग ही क्या हो रहा है? संदर्भ हो रहा है। आई में भी अग्रभाग ही को ही समाहित किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्यम स्वर। मध्यम स्वर में क्या आएगा तो जब हम आ का उच्चारण करते हैं, ह्रस्व आ या छोटा आ, तो माने जो जिब्रा का या जीभ का जो मध्य भाग है वह स्पर्श होता है, इस रूप से इसमें एक ही आएगा। पस माने पीछे का भाग, पीछे को बोलने में आ, उ, ओ, औ, इस रूप से इन भागों का भी वर्णन किया जाता है। अब मैं बात करूंगा मुख्य द्वार के आधार पर सुरों का वर्णन। मुख्य द्वार माने देखो, जिससे हमारा मुख है ना वो पूरा खुलता हो या बंद होता हो, वो है वास्तव में मुख्य द्वार। इसके आधार पर 4 प्रकार का वर्णन किया गया या 4 वर्गीकरण किया गया 4 भेदों से। सबसे पहला है विवृत,
अर्धविवृत्त, समवृत्त और अर्धसंवृत्त। विपरीत माने क्या? खुला हुआ। और समवृत्त माने क्या? बंद। विपरीत, ध्यान देना, विपरीत मुख द्वार पूरा खुला हो, जो हमारा मुख द्वार होता है, मुख का द्वार माने जो मुख है वह पूरा खुले, वह है विपरीत। अर्धविपरीत, जिससे हमारा मुख आधा खुला हो, वो है अर्धविपरीत। समवृत्त, समवृत्त का अर्थ होता है जिससे हमारा मुख आधा बंद हो। अर्धसंवृत्त, जानना, जिससे हमारा मुख बंद हो, वो है समवृत्त। और अर्धसंवृत्त, जिससे हमारा मुख आधा बंद हो। इस रूप से ये कौन कौन से उच्चारण होते हैं? विपरीत। जब हम मुख खोलते हैं तो आ में क्या हुआ? पूरा मुख द्वार खुला, इसलिए विपरीत जो आएगा वह है आ। अर्ध विपरीत में कौन कौन से शब्द आएंगे? तो कहा अ, ए, औ, इस रूप से जानना। समवृत्त में कौन कौन से आएंगे? ए, औ। और अर्ध समवृत्त में कौन कौन से आएंगे? ई, उ। देखो ई, उ। इस रूप से अर्ध समवृत्त में लिए जाएंगे। परंतु ये याद रखना, विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ और समवृत्त का अर्थ होता है बंद। विपरीत की जब भी बात की जाती है, विपरीत में अधिकतम जो अधिकांशता पूछा जाता है, आ को संदर्भ करके पूछा जाता है कि आ है विपरीत है, अर्ध विपरीत है, समवृत्त है या अर्ध समवृत्त है। तो आंसर क्या हुआ? विपरीत है। क्यों? क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख पूरा खुला हुआ होता है। इसके बाद चौथा भेद होगा किसके आधार पर? ओंठों की स्थिति के आधार पर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ओंठों की स्थिति के आधार पर जो हमारे ओंठ हैं, इस स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया। एक तो किया गया आवृत्तमुखी और दूसरा किया गया विवृत्तमुखी। इसका अर्थ क्या होता है? आवृत्तमुखी और विवृत्त। वृत्त का अर्थ होता है गोला और आवृत्त माने गोला नहीं है, गोलाकार नहीं है, वो वास्तव में यहाँ पर हमें जानना चाहिए। जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी हो या गोलाकार हो, उसे तो कहते हैं विवृत्त। ध्यान देना, जो गोला बनाया है इसमें गोलाकार हो या वृत्त आकार के बने हों, और जिसमें नहीं बनते हों उसे कहते हैं आवृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होना। आ, ई, ए, ऐ, ये जो शब्द हैं, जब भी हम इनको बोलते हैं या जब भी इनका उच्चारण करते हैं, निश्चित रूप से इन शब्दों में क्या नहीं होता? इन शब्दों को बोलने में हमारा जो मुंह है वह कैसा नहीं होता? गोलाकार, माने जो ओंठ हैं वह कभी भी गोलाकार रूप धारण नहीं करते, इसलिए इनको कहा आवृत्तमुखी। दूसरा शब्द आया वृत्तमुखी। वृत्तमुखी क्या? उ, ओ, औ। इन शब्दों को जब भी हम बोलते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारा मुख है वह कैसा हो जाता है? गोलाकार हो जाता है, अर्थात जो हमारे ओंठ हैं वह कैसे हो जाते हैं? गोलाकार का रूप धारण कर लेते हैं। फिर इसके बाद अनुनासिकता के आधार पर, अनुनासिकता का आधार होता है जो हम चंद्र बिंदु देखते हैं, इसे कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिकता के आधार पर वर्णों का दो रूप से भेद किए। एक तो किया निरअनुनासिक। निर माने रहित, अनुनासिक से जो रहित स्वर होते हैं वह कहलाते हैं निरअनुनासिक स्वर, और अनुनासिक स्वर जो अनुस्वार से या अनुनासिक से संदर्भ स्वर होते हैं वह कहलाते हैं अनुनासिक स्वर। देखें, यदि आ सामान्य स्थिति में लिखा है, बड़ा सामान्य स्थिति में लिखा है या ई सामान्य स्थिति में लिखी है तो ये निरअनुनासिक स्वर कहलाते हैं। परंतु यदि इन्हीं के ऊपर चंद्र बिंदु को लगा दिया जाए, चंद्र बिंदु जैसे ही जाती है तो ये अनुनासिक वर्ण बन जाते हैं। ध्यान रखना, अनुनासिक वर्ण मात्र 3 ही कहे। कौन कौन से कहे? ये यहाँ पर संदर्भ किया गया। इसके बाद आता है जाति के आधार पर स्वर। स्वरों की संख्या 2 रूप से कही, एक कही सजाति और द्वितीय कही विजाति। सजाति का अर्थ होता है समान रूप से संदर्भ करना। जिन स्वरों का उच्चारण समान हो, जिन स्वरों का उच्चारण समान हो, फिर से जिन स्वरों का क्या हो? उच्चारण समान हो। और दूसरा,
जिन स्वरों की स्थिति भी समान हो, जैसे आ और आ, ये कैसे हैं? समान स्वर हैं। ई और ई ये समान स्वर हैं। उ और उ ये समान है, इसलिए इनको क्या कहा? सजाती स्वर कहा। परंतु विजाती जो स्वर हैं आ और ई, आ अलग है और ई अलग है, इनके उच्चारण स्थान भी क्या है? अलग अलग है, दिखने में भी अलग अलग लगते हैं। तो निश्चित रूप से कौन सी जाति हो जाएगी? ये हो जाएगी विजाति। वी माने रहित, जाति से रहित, कि आ रूप जाति का नहीं है, ई रूप जाति का है, इसलिए इसको क्या कहा? विजाति सुर कहा। आज हमने जिस क्लास को संदर्भ किया वह किया भाषा किसे कहते हैं, भाषा के संदर्भ से जाना। सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे बड़ी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई कही थी वर्ण, और सबसे बड़ी इकाई क्या कही? सबसे बड़ी इकाई कही वाक्य। और इन वाक्यों को बनाने के लिए वर्णमाला की आवश्यकता पड़ती है। उसी वर्णमाला के संदर्भ से जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वह कहलाते हैं स्वर। सबसे पहले हमने बात की थी मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के बताए थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जिब्रा के आधार पर या जीभ के आधार पर अग, मध्य और पस। मुख द्वार के आधार पर 4 प्रकार के बताए थे, विवृत, अर्धविवृत, समृत, अर्धसमृत। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाइए डी। ओठों की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होंगे? ओठों की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होंगे। एक तो होगा आवृत्तमुखी, दूसरा होगा वित्तमुखी। आवृत्त माने जो गोलाकार होठ नहीं हो, मात्र सादृश्य रूप रहे, और वृत्तमुखी जो वृत्त का रूप धारण करते हो वो वृत्तमुखी। अनुनासिकता के आधार पर 2 प्रकार के किए थे, एक निरानुनासिक और एक अनुनासिक। जातिता के आधार पर 2 प्रकार के किए थे, एक सजाति और एक विजाति। इस रूप से आज हमने स्वरों की बात की, हम कल व्यंजन की बात करेंगे। कैसी है पहले तो देखना भी तो पड़ेगा।